चैप्टर में लास्ट क्लास में फर्स्ट लाइन डिफेंस क्लियर किया था और हमने कहा था वो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है, इनेट है, पेरेंट से हमें मिला है, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्किन को, सीलिएटेड एपिथेलियम को, म्यूकस मेम्ब्रेन को, HCl को, आई में लैक्टोजाइड टीयर में जो मौजूद होते हैं इनको जो जर्म्स से प्रोटेक्ट कर रहे थे और तमाम तरह के जर्म्स से प्रोटेक्ट कर रहे थे, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर था। लेकिन फिर भी अगर जर्म्स अंदर चले जाते हैं इंटैक्ट स्किन को तोड़कर और अंदर जाने के बाद जो मैक्रोफेजेस थे या जिसको हम सिंपली फैगोसाइट्स कह रहे थे, वो फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म के जरिए जर्म्स को किल कर रहे थे और वो भी नॉन स्पेसिफिक था, हर तरह के जर्म्स से फाइट हो रही थी। लेकिन अब जिस डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है, वो जिस खास जर्म से फाइट करेगा वो सिर्फ उसी से ही फाइट करने की एडॉप्टेबिलिटी अपने पास रखेगा और दूसरी तरह की जर्म से फाइट नहीं कर रहा। उसका मैकेनिज्म क्या है जरा इसको समझ लें। जैसे सपोज ये हमने एक स्किन को ब्रेक होते हुए दिखाया है, ये रप्चर हुई, स्किन डैमेज हुई और ये जर्म्स अंदर आ गए। सपोज ये वायरस अंदर आया है और जैसे ही ये अंदर आता है इस टूटे हुए हिस्से से खास किस्म के एंजाइम्स निकलने लग जाते हैं जिसको थ्रोम्बोकाइनेज कहा जाता है, वो उसको क्लॉट करने में भी हेल्प करते हैं, अलार्म भी बजाते हैं। तो ये बी सेल्स जो कि लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एक टाइप है, वो एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, जब वो एक्टिव होते हैं तो इनकी सरफेस के ऊपर एंटीजन लगे हुए हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकती हैं, जिसमें ग्लाइकोलिपिड हो सकता है, ये इसके एंटीजन कहलाते हैं। ये इनके पास नेचर में रिसेप्टर्स दिए हुए हैं कि ये अगर अपने सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो अपने सेल्स की सरफेस के ऊपर MHC1 और MHC2 हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो थे, ये अपने सेल्फ पर मौजूद होते हैं तो बॉडी उन्हें सेल्फ कंसीडर करती है, उनसे फाइट नहीं करती। अब जैसे ही ये जर्म अंदर आया, इसके ऊपर ये MHC1 MHC2 नहीं था, ये एक्टिव हो गया कि दुश्मन अंदर आ गया। अब दुश्मन आने के बाद चला गया स्पेसिफिक एरियाज पर। अगर ये हेपेटिक एरिया पर अटैक करने वाला वायरस था, हेपेटाइटिस था, तो जिगर के सेल्स पे चला जाएगा। ये अगर बैक्टीरिया होता ट्यूबरक्लोसिस वाला तो ये लंग्स के सेल पे चला जाता जहां ये मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ये बी सेल्स जब एक्टिव हुए तो उन्होंने अपनी सरफेस के ऊपर ये क्या चीज डिजाइन की है, इसे एंटीबॉडी कहा जाता है। ये प्रोटीन से बनी हुई एंटीबॉडी होती है जो वेपन है और स्पेसिफिक उसी शेप का बना है जिस शेप का वायरस था। लेकिन एक सेल के ऊपर जितनी एंटीबॉडीज बनती वो इनफ नहीं थी, तो पहले उसने बनाने के बाद कॉपी बना ली थी। तो ये बी सेल्स बहुत सारे मल्टीप्लाई हो गए। अब इन बी सेल्स में से दो कैटेगरीज पे ये डिवाइड हुए हैं। पहली कैटेगरी वो है जो फाइट करने के लिए जा रही है, उसको प्लाज्मा सेल्स कहा जाता है, और एक कैटेगरी वो है जो मेमोरी सेल्स की है। ये फाइट नहीं कर रहे, जस्ट मेमोरी के अंदर इन्होंने सेव कर लिया कि इस वायरस के लिए ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं। और इसी से जो दूसरी कैटेगरी फाइट करने के लिए अलग हुई वो प्लाज्मा सेल्स थे जिनके ऊपर भी बहुत सारी एंटीबॉडीज बनी है। देखिए अब प्रोसेस क्या हो रहा है, इन प्लाज्मा सेल्स ने अपनी एंटीबॉडीज रिलीज कर दी और खुद बगैर एंटीबॉडीज के सेपरेट हो गए डेड होने के लिए। इनका काम एंटीबॉडीज बनाकर छोड़ देना था, ये अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुके हैं। एंटीबॉडीज अब उन वायरसेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जा रहे हैं। शेप मेंटेन कर ली उसने जिस शेप का वायरस था और जाकर उसको ट्रैप करना शुरू किया। जब ये ट्रैप हो जाते हैं तो फिर मैक्रोफेजेस को इधर कॉल किया जाता है। फाइटिंग के बाद अब अगला मरहला मैक्रोफेजेस का शुरू हो जाता है जो इनको ट्रैप किए हुए वायरसेस को एंगल्फ करके फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म से किल कर देता है। और मेमोरी के अंदर ये टेक्निक सेफ हो गई थी कि इस तरह के वायरस को किस एंटीबॉडीज से किल किया है, तो वो सेफ हो गई टेक्निक उसके पास। मतलब कि अगर इस प्रोसेस के बनने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगे थे, तो अब अगर नेक्स्ट टाइम ये वाला वायरस दोबारा आ जाता है कहीं से, तो अब मेमोरी के अंदर मौजूद है कि इस वायरस को किस वेपन से किल किया था, किस तरह की एंटीबॉडीज से किल किया था। अब वो टाइम नहीं लगाएगा और क्विकली इन अ फ्यू आवर्स इसे किल कर देगा। ये तो हो गया एंटीबॉडीज से फाइट करने का थर्ड लाइन मैकेनिज्म। अब हम एंटीबॉडीज के हवाले से ही देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जब पैदा होते हैं तो उनको नेचुरल तरीके से एंटीबॉडीज मुंतकिल की जाती है या वो खुद बनाते हैं, तो उसका एक एक्टिव और एक पैसिव वे है।
और इसी तरह से आर्टिफिशियल में भी एक एक्टिव और एक पैसिव है। हम पहले नेचुरल तरीके के एक्टिव मैकेनिज्म की बात करते हैं, जो कि ये वाला था। एक नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में था, वहां से पैथोजन अंदर आया, उसकी बॉडी ने इन्फेक्शन होने के बाद बी लिम्फोसाइट्स की मदद से एंटीबॉडीज बनाई और मेमोरी में सेव भी कर ली, इस तरह से एंटीबॉडीज बन गई। दूसरा तरीका यह है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी एनवायरनमेंट में पैदा हो रहा है, और मेमल्स की बात करें तो वो इनसाइड मदर बॉडी डेवलप हो रहे होते हैं, तो मदर बॉडी ने जो अपनी एंटीबॉडीज बनाई हुई हैं वो थ्रू प्लेजेंटा उस बेबी को मुंतकिल करती है कि जब वो एनवायरनमेंट में जाए तो उसके पास कुछ फाइटिंग टेक्निक्स मौजूद हों। दूसरा तरीका, जब वो डिलीवर हो जाता है बेबी, तो मदर फर्स्ट मिल्क जो उसे देती है वो फुल रिच ऑफ एंटीबॉडीज होता है, जिसे क्लोस्ट्रम कहा जाता है। वो थोड़ा सा थिक इन क्वालिटी में होता है और साथ साथ उसका कलर भी जो है वो स्लाइटली येलोइश होता है, ताकि वो बेबी जो पैदा हुआ है वो एनवायरनमेंट से फाइट कर सके। तो ये दोनों नेचुरल तरीके थे, मदर से एंटीबॉडीज बनी बनाई मिल गई, या वो इन्फेक्ट होने के बाद खुद से बना लेता है। एक तरीका आर्टिफिशियल है। अब हम जानते हैं कि वायरस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, बहुत तेजी से ऑर्गन डैमेज करता है, तो हमने वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई। जानते हैं आप वैक्सीन का प्रोसेस क्या होता है? डेड या इनएक्टिव जर्म्स को बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, डब्ल्यूबीसी उसी मैकेनिज्म से उससे फाइट करने की टेक्निक डेवलप करते हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते वायरसेस, क्योंकि वो इनएक्टिव होते हैं, और एंटीबॉडीज डब्ल्यूबीसी बना लेते हैं। तो बनाते तो डब्ल्यूबीसी खुद हैं, लेकिन क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल मैनर में बनाई जाती है, तो आर्टिफिशियल का एक एक्टिव प्रोसेस हो गया। एक और प्रोसेस हमने देखा कि अगर बॉडी इतनी वीक है कि एंटीबॉडीज बना ही नहीं सकती। अभी पिछले दिनों कोविड के मरहले में ऐसे एजिड पर्सन देखे गए, एज जिनकी 55 इज नियर टू 60 थी, उनकी बॉडी तो अब डब्ल्यूबीसी उस लेवल पर नहीं एंटीबॉडीज बनाने के। तो अब हमने देखा कि कोई शख्स अगर कोविड से ठीक हो गया था तो उसकी बॉडी एंटीबॉडीज बना चुकी थी, मेमोरी सेल्स में थी, उनसे हमने कुछ एंटीबॉडीज निकाल ली, IgG, IgM, इस तरह की एंटीबॉडीज नेम्स भी दिए हुए हैं उनको। वो निकालने के बाद कुछ लो क्वांटिटी में अब उसको मोनोक्लोनल प्रोसेस के जरिए मजीद मल्टीप्लाई करवाया। जब वो क्वांटिटी बढ़ गई तो उसको बाय इंजेक्शन या बाय ड्रिप या जिस भी मैनर में उसको पेशेंट की बॉडी में डालेंगे तो एंटीबॉडीज जाकर उन जर्म से फाइट करेगी और बॉडी उससे ठीक हो जाएगी। तो ये भी एक आर्टिफिशियल था, लेकिन एक पैसिव वे था। तो हमने इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज के हवाले से 4 टाइप्स ले ली। नेचुरल की 2 टाइप थी, एक्टिव और पैसिव, और आर्टिफिशियल की 2 टाइप थी, एक्टिव और पैसिव। यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इम्यूनिटी के चैप्टर में हमने फर्स्ट लाइन डिफेंस क्लियर किया, 3 लेक्चर्स में हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड लाइन डिफेंस में फैगोसाइट, उसकी फाइटिंग फैगोसाइटोसिस डिस्कस हुआ था, जिसमें 4 तरह के सेल्स थे, जिसमें न्यूट्रोफिल्स थे, मोनोसाइट्स थे, मैक्रोफेजेस थे और डेंड्रिटिक सेल्स थे। फिर हमने कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब बॉडी साइटोटॉक्सिसिटी की तरफ जाती है तो किस तरह टी सेल्स हेल्प करते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि उसमें परफोराइन प्रोटीन्स होल्ड करती हैं जर्म्स और इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर, जो कि बॉडी के अपने सेल्स ही होते हैं, लेकिन उसमें जो है वो वायरस या पैथोजन हाइड हुआ होता है। और फिर उसके बाद ग्रेन्जाइम नामी एंजाइम जो कि लिसिस मैकेनिज्म से उस सेल्स को तबाह कर देता है। ये प्रोसेस लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था और यहाँ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है।